हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 साइंस। इसमें समय जो दिया गया है वो 1 घंटा 30 मिनट है और कुल पूर्णांक 40 है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। संबंध है F=R/2। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। जो भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है वो है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जल्दी से पढ़िए आप भी। अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से होकर गुजरती है। इसको थोड़ा सा इमेज बनाकर समझते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष, इसके समांतर आती किरणें कहाँ से गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे हो गया F, यहाँ, ठीक है, यहाँ पे हो गया F, यहाँ पे C। इसके समानांतर आती किरणें, जितने सारी किरणें आएंगी सारे कहाँ से गुजरती हैं, F से होकर गुजरती हैं। कहाँ से होकर गुजरती हैं, F से होकर। बहुत अच्छे, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका जो सही आंसर है। आप खुद भी इसको टिक कर सकते हैं, F से होकर गुजरती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो दर्पण होगा, तो वह दर्पण होगा क्या, समतल दर्पण। आप आईने के पास जब खड़े होते हैं तो खुद समझ सकते हैं कि आईना क्या बनाता है, आपके समानांतर, ठीक है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, बराबर आकार का। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक तलीय होते हैं। और दूसरा क्या है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या दोनों ही एक समानुपात में होते हैं। तो इसके 2 नियम हैं। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो 6 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। मैंने अभी बताया F=R/2। अब की वक्रता त्रिज्या कितना है, 50, इसका बाई 2, इसको कैंसिल करेंगे तो आपको आएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है दोस्तों, जो पहली बार इस चैनल में आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बहुत छोटा चैनल है और आपकी पढ़ाई के लिए ही शुरू किया गया है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर, ठीक है, फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्या क्षमता होगी। F= क्या होती है, 1/p। इसको चेंज करेंगे, आपको p निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/f, यानी 1/1 मीटर। 1 मीटर यानी आपका ये जो होता है ये भी 1 मीटर होगा। इसको कैंसिल तो करने की जरूरत नहीं है, 1 डायोप्टर सीधा सा हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उत्तल लेंस, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। और ठीक है, इसके जस्ट उल्टा क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है, नेगेटिव होती है, और ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होगा, चलिए बताते हैं। सबसे ज्यादा किस में होता है, सबसे ज्यादा निर्वात में, वायु में, उसके बाद ठीक है दूसरा और तीसरे नंबर पे आता है जल, चौथे नंबर पे आपका ये आया। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या है, सही आंसर है आपका 5 में इसका वेग सबसे न्यूनतम होगा जो दिए गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। F=1/p करिए, p कितना दिया है आपका 4, ये मीटर में होता है तो 1/100 हो जाएगी। इसको बाई 4 कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 25 जा। ठीक है, यानी जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर, फोकस दूरी, ये फोकस अंतर जो है वही फोकस दूरी है, 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी।
तो इसकी क्षमता क्या होगी, देखिए P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा, एक बार किया, ठीक है, यानी 1/50। इसको मीटर में होता है ये, तो 1/50 इंटू इसको भी इसके फॉर्म में करिए तो कट जाएगा ये 2। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 डायोप्टर, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा किसमें, निर्वात में। ठीक है, मैंने बता दिया था इससे पहले ये क्वेश्चन। दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है, तो ऊष्माक्षेपी जो है वो है श्वसन। ठीक है, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है, तो विकृत गंधिता से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन याद रखेंगे दोस्तों आप सब, ताकि आपका एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके और आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं। ठीक है, एग्जाम आपसे ज़्यादा देर नहीं है, आपसे ज़्यादा दूर भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो जंग लगना जो है वो संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, जंग लगना क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पे है निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, तो जिस पदार्थ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में वृद्धि होती है वो उपचयन होता है, और जिससे ऑक्सीजन का ह्रास होता है वो अपचयन होता है। ठीक है, यानी ये क्या हो गया मेरा, उपचयन, उपचयन, और ये क्या हो गया, अपचयन, ये अपचयन हो गया और ये उपचयन हो गया। तो मेरा जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का उपचयन हो रहा है वो क्या है, सी है। ठीक है, चलिए खूब, बहुत खूब। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, तो इसका ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए सही है। आप इसको संतुलित करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप दो साइड करते हैं, मेरा यहाँ पे क्या है, CA1 है। ठीक है, O कितना है, इधर से 2 इधर से 2, 4O है। ठीक है, उसके बाद H कितना है, H तो 2 है, और C कितना है, 1 है। चलिए समझ, C कितना है आपका, C1 है ना, हाँ यहाँ पे आपका C1 है। चलिए देखते हैं, इधर से कितना है, CA1 है, O है 3 2 4 हो गया, H कितना हो गया, 2, और C1 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये थोड़ी सी रॉन्ग है। ठीक है, इसका जो सही होगा वो मैं आपको करके बताता हूँ क्या है इसका सही से, CaOH का होल 2 प्लस CO2, इसको अगर करेंगे तो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल होता है, ये इसका सही है। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन सही है, ये है सही है, लेकिन यहाँ पे CO3 की जगह ब्रैकेट कर दिया, इसका मतलब CO3 का, यानी C और O दोनों का ही 3 है, लेकिन आपका ये ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया, CaOH का होल 2 प्लस CO2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, CaCO3 प्लस H2O, ये सही आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, दिए गए चित्र में के जगह पे समीकरण दिया गया है, कोई बात नहीं, कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पे देखिए, इसका क्या, इसमें आयन नहीं था, लेकिन इसमें Cl आयन इंक्लूड हो जा रहा है। ठीक है, क्लोरीन, और इसमें जो है आयन है, ठीक है, Cl है, और इसमें से क्या हो रहा है, विक्षेपित हो जा रही है, मतलब इससे हट जा रही है। तो ये विक्षेपित होना यानी इससे हटना, ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, विस्थापन। ठीक है, कम क्रियाशील धातु का जो आयन है वो अधिक क्रियाशील धातु में क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। तो इस तरह के जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उसको क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए बहुत क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए पदार्थ में कौन सा गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, जो गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है वो है आपका प्याज। गंधीय सूचक की तरह जो व्यवहार करता है वो क्या है, प्याज है। ठीक है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर कौन सा लवण उपयोग करता है, जो लवण उपयोग करता है डॉक्टर वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, तो ये आपका है ऑप्शन सी इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए बहुत अच्छा। इस चित्र में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो इस चित्र में जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है
वो वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है समझ में आ गया आपका? वियोजन अभिक्रिया। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में, ठीक है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तनुकरण प्रक्रिया में होती है, तनुकरण प्रक्रिया में क्या होती है? H+ तथा OH आयन की कमी होती है। ठीक है, ये है सही आंसर इसका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? प्रकाशीय वियोजन का जो उदाहरण है AgBr इक्वल टू Ag+Br। यहाँ पे क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड है। इसको आप जब, ठीक है, सूर्य की गर्मी में रखेंगे तो सिल्वर और ब्रोमीन अलग हो जाती है। ठीक है, चलिए ये सही आंसर है। अमीबा का कौन सा अंग भोजन ग्रहण के लिए, ठीक है, भोजन ग्रहण करता है? अमीबा का जो कौन सा अंग है वो है कुटपाद। आपका क्या है? कुटपाद जो है भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, यानी अमीबा जो है इस तरह की जो आकृति है इस तरह से कुटपाद निर्माण करता है। ठीक है, भोजन के लिए। ठीक है, चलिए अच्छे। अच्छा, और एक बार बना दूं? कोई बात नहीं। ये हमारा अमीबा है, ये भोजन को देखते ही इस तरह से कुटपाद निर्माण करता है ऐसे। ठीक है, चलिए ऐसे भोजन ग्रहण करता है ये कुटपाद निर्माण करके। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ पे पहुंच गए हम लोग। हाँ ठीक है, 27, 28। हाँ, पाचन क्रिया में वसा का इम्लीकरण, ठीक है, इम्लिसीकरण कहाँ होता है? बिल्कुल पित्त में होता है। ठीक है, निम्नलिखित में किस जीव का में स्वपोषी पोषण होता है? ये स्वपोषी पोषण होता है। ठीक है, आम में। बाकी ये सभी क्या है? परजीवी पोषण है। ये सभी क्या है? परजीवी पोषण है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में आपके 4 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 31। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? श्वसन वर्णक जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। श्वसन वर्णक जो है वो क्या है? हीमोग्लोबिन है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? उत्सर्जन तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई है वो क्या है? वृक्क। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 है कि वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर के बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपोहन, डायलासिस। अपोहन क्या कहलाती है? डायलासिस। ठीक है, जनन की मूल घटना क्या है? जनन की जो मूल घटना है वो है डीएनए की प्रतिकृति बनना। क्या है? डीएनए की प्रतिकृति बनना। क्वेश्चन नंबर है 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? दिया गया चित्र जो है ये आपका बहुविखंडन को दर्शाता है। ये एक प्लेनेरिया है। ठीक है, ये किसका चित्र है? प्लेनेरिया है। जब क्या होता है, प्लेनेरिया का ये बाहरी वाला पार्ट फट जाता है तो इसमें बहुत सारे जीव एक साथ क्या होते हैं? पैदा होते हैं। और जहाँ पे बहुत सारे जीव एक साथ पैदा होते हैं वो बहुविखंडन होता है। एक जीव विखंडित होकर कई भागों में टूट जाता है और, ठीक है, एक साथ कई जीवों का निर्माण कराता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन। ठीक है, मादा युग्मक तथा नर युग्मक के जो संलयन होते हैं उसे क्या कहते हैं? निषेचन। अगला क्वेश्चन नंबर 37। लड़कों में यौवनावस्था के लक्षण को नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, लड़कों में यौवनारंभ के लक्षणों को नियंत्रित करता है क्या? टेस्टोस्टेरोन। सौर स्थिरांक का मान क्या होता है? सौर स्थिरांक का जो मान होता है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जैव गैस का मुख्य घटक कौन सा है? जैव गैस का मुख्य घटक, तो जैव गैस का जो मुख्य घटक है ये मीथेन है। ठीक है, जैव गैस का मुख्य घटक मीथेन है। बहुत बार बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए? तो ये दोनों में जो अंतर होना चाहिए वो है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता